Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 29th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, पॉलिसी कांट टेक क्रेडिट फॉर डिप इन इन्फ्लेशन, आरबीआई मॉनिटरी पैनल मेंबर। तो इनका ये कहना है कि रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया था और इन्फ्लेशन भी 5.88% था नवंबर में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया था इसीलिए इन्फ्लेशन यहाँ पर 6% से नीचे आया। ऐसा इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में 1 साल लग जाता है। Jayant R. Verma, a member of Reserve Bank's Monetary Policy Committee, has said the monetary policy can't take much credit for the fall in inflation in the recent months क्योंकि monetary policy transmission में यहाँ पर लगता है टाइम। First, the policy rates have to be transmitted to bank deposit and lending rates and also to the bond markets. Then there is a further lag in the transmission from interest rates to the real economy. तो यहाँ पर 1 साल लग जाता है monetary policy transmission में, तो ये नहीं कह सकते कि रेपो रेट को इंक्रीज़ किया और इन्फ्लेशन यहाँ पर फॉल हो गया। तो और यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत है ही नहीं, कि हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ग्रोथ के ऊपर क्यों फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रीसेशन आ सकता है और अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में रीसेशन आया तो इंडियन इकॉनमी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इकॉनमी फेयरली ओपन है। तो ग्लोबल इकॉनमी में कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और ग्रोथ के ऊपर तभी फोकस हो पाएगा जब रेपो रेट को डिक्रीज़ किया जाए, क्योंकि जब रेपो रेट को डिक्रीज़ किया जाएगा तब लोन्स यहाँ पर सस्ते होंगे, लोगों के हाथों में पैसा होगा, लोग यहाँ पर डिमांड करेंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट्स करना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब एक्सपोर्ट करना क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर ग्लोबल इकॉनमी में स्लो डाउन होगा, ग्लोबल डिमांड होगी ही नहीं, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि हमें डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एंड डोमेस्टिक डिमांड तभी इंक्रीज़ हो पाएगी जब लोगों के हाथों में पैसा होगा, और वो तभी होगा जब रेपो रेट को डिक्रीज़ किया जाएगा। तो बेसिकली हमें इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2023 में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नहीं है, लेकिन ग्रोथ ज़रूर सफ़र कर सकती है। तो हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें रेपो रेट को डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। Several experts have said the global slowdown will impact India's economy. Most of the shocks to the Indian economy over the last 3 years have been global in nature. तो global economy में कुछ भी होता है उसका impact हमें इंडिया पर देखने को मिलता है. Whether we look at the pandemic, the supply chain bottlenecks, the Ukraine war and the commodity price shocks, what we observe is that India एक fairly open economy है that is strongly impacted by global factors. The risk of a global slowdown is therefore cause for worry to us in India as well. Exports were extremely helpful in propping up economic growth for a couple of years, but in recent quarters exports भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल डिमांड कंडीशंस में ही एक हॉल्ट आ गया है। जब ग्लोबल डिमांड ही नहीं है तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करें किसको? दिस मीन्स दैट ग्रोथ हैज़ टू कम फ्रॉम डोमेस्टिक डिमांड। तो हमें डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और डोमेस्टिक डिमांड तभी इंक्रीज़ होगी जब लोगों के हाथों में पैसा होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर रेपो रेट को डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है, लोन्स यहाँ पर सस्ते होंगे। दिस मीन्स दैट ग्रोथ हैज़ टू कम फ्रॉम डोमेस्टिक डिमांड एंड सपोर्टिंग दिस डिमांड becomes critical in coming months. At the same time, a global slowdown dampens demand, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिलेगी। तो हमें इन्फ्लेशन को फोकस करने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि हमें ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। This again points to the balance of risk shifting from inflation to growth. तो अभी हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है एंड द नीड फॉर मॉनिटरी पॉलिसी टू अडाप्ट टू द न्यू अलाइनमेंट ऑफ रिस्क। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि 2023 में यहाँ पर हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स तो वैसे भी नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमें रीसेशन देखने को मिलेगा और ग्लोबल इकॉनमी में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकॉनमी पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है, आफ्टर गैम्बिया एंड इंडियन सीरप लिंक्ड टू डेथ्स ऑफ 18 किड्स इन उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ पर समरकंद की बात की गई। समरकंद आपको वैसे भी पता होना चाहिए कहाँ पर है, क्योंकि हमने समरकंद समिट को डिस्कस किया है। अभी यहाँ पर क्या प्रेजेंट था इसमें? तो इस सीरप में प्रेजेंस था कंटामिनेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल का। द कंटामिनेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल अलॉन्ग विद डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द सेम एज द वन फाउंड इन 4 India manufactured syrups that have been linked to the deaths of 70 children in the Gambia earlier this year. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। महाराष्ट्र असेंबली पासिस बिल टू ब्रिंग सीएम अंडर लोकायुक्त एम्बट। तो आपने लोकपाल का चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा। तो लोकायुक्त एम्बट में बात की गई है कि चीफ मिनिस्टर को भी यहाँ पर लाया जाएगा। द महाराष्ट्र असेंबली वेंसडे यूनानिमसली पास्ड द महाराष्ट्र लोकायुक्त एक्ट 2022। The act will give additional powers to the Lokayukt to direct state agencies to probe public servants including the chief minister and state ministers. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
वेयर चाइना इज हेडेड, आई थिंक यहाँ पर एक न्यूज़ मिस हो गई है। यस, यूपी गवर्नमेंट फॉर्म्स 5 मेंबर पैनल फॉर ओबीसी कोटा सर्वे इन सिविक पोल्स। तो यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट को मैंडेट किया कि ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और इसके लिए ही यूपी गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर पैनल बनाया है। ट्रिपल टेस्ट क्या है? तो ट्रिपल टेस्ट यहाँ पर बात करता है एक कमीशन को बनाया जाएगा जो कि इंपीरिकल इंक्वायरी करेगा इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द बैकवर्डनेस, और उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, और ये रिजर्वेशन यहाँ पर 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए। द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स द स्टेट टू सेट अप अ कमीशन to conduct a rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness, to specify the proportion of reservation required so as not to fall foul of overbreadth, and in any case ये reservation यहाँ पर exceed नहीं करना चाहिए 50% of the total seats reserved for SCs, STs, OBCs taken together. The High Court in its ruling on Tuesday had said that until the triple test conditions are completed in all respects by the state government, कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है ओबीसीज को। तो ट्रिपल टेस्ट ये बस आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी एट G20 मीटिंग्स बीइंग लाइंड अप, ensuring food security and nutrition will be among the top 4 priority areas in meetings of the agriculture working group during India's G20 presidency। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टेस्ट इंपॉर्टेंट था, ये हमने डिस्कस कर दिया। लोकायुक्त एम्बिट ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। वेयर चाइना इज हेडेड, तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि ये जो वर्ड है ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन का है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है ही, कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया फ्यूल के लिए डिपेंडेंट है, एडिबल ऑयल के लिए डिपेंडेंट है। चाइना भी यहाँ पर यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है चिप्स को लेकर। तो हर कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या इसका क्या मतलब है? वॉर नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि हर कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट तो है। जो यूरोपियन यूनियन है ये रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है नेचुरल गैस के लिए, रशिया यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सारे कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है। तो वॉर के चांसेस यहाँ पर नेग्लिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर वॉर तो हुई, और हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना भी वॉर कर दे ताइवान के साथ, क्योंकि चाइना का भी ये मानना है कि ताइवान यहाँ पर चाइना का ही एक पार्ट है। Globally, the most significant geopolitical event of 2022 was the Russian invasion of Ukraine. But the Ukraine war is not simply a geopolitical clash, बल्कि ये एक massive blow है to globalization, as the energy and grain markets were disrupted. तो एनर्जी एंड ग्रेन मार्केट्स यहाँ पर डिसरप्ट हो गए, हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला, हमें फ्यूल इन्फ्लेशन देखने को मिला। एन ओल्ड कॉन्ट्राडिक्शन फर्स्ट नोटेड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स रिटर्न्ड इन 1914, जब वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड थी, उसके बाद भी हमें वर्ल्ड वॉर देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर यहाँ पर इरप्ट हो गया था। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड मेजर वॉर्स कीन्स सजेस्टेड सिंपली कुड नॉट गो टुगेदर। तो यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया था कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और मेजर वॉर्स दोनों यहाँ पर एक साथ तो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीज़ के ऊपर है कि ये सिक्योरिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं या तो इकोनॉमिक्स को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि कंट्रीज़ की यहाँ पर प्रायोरिटी है सिक्योरिटी, ना कि इकॉनमी उनकी प्रायोरिटी है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान में यहाँ पर वॉर हुए, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ा। इन आवर टाइम्स टू सो लॉन्ग एज वॉर्स वर कन्फाइंड टू इराक एंड अफगानिस्तान एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोसीडेड अपेस। लेकिन अगर हम रशिया को देखें तो रशिया यहाँ पर 40% नेचुरल गैस सप्लाई करता है यूरोपियन यूनियन को, और इसकी वजह से हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला, फ्यूल इन्फ्लेशन देखने को मिला। लेकिन अगर चाइना किसी भी कंट्री के साथ वॉर करता है, अगर चाइना यहाँ पर ताइवान को इन्वेट करता है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि चाइना यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। आप इस बात से ये समझ सकते हो कि जब कोविड-19 में जब चाइना ने लॉकडाउन लगाया था तो सप्लाई चेन डिस्रप्शंस हो गए थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर चाइना यहाँ पर वॉर करता है। बट एज रशिया brought war next to the heart of Europe, the logic of security triumphed over the logic of economics। तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है ये प्रायोरिटी हमें देखने को मिली। दैट बाई क्रिएटिंग इंटरडिपेंडेंस ट्रेड जनरेट्स पीस इज अ थियरी वंस अगेन इन ड्रीम्स। तो जो यहाँ पर थियरी थी कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहेगा तो पीस ही यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ट्रेड की वजह से पीस होता है, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वॉर हुई है। स्पीकिंग पोटेंशियली टू द सेम थीम, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ 2022 वॉज द रीकोरोनेशन ऑफ शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग को मिला है यहाँ पर थर्ड टर्म। सेकेंड, शीज इंडीड चाइनास ताइवान आर्ग्यूमेंट रफली एकोज, जो कि यहाँ पर पुतिन कहते हैं यूक्रेन के बारे में। तो इनका भी, चाइना का भी बेसिकली ये कहना है कि
Taiwan has no reason to maintain a separate independent existence. What China to do to Taiwan, जो कि यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, क्या चाइना ऐसा कर सकता है? और अगर बेसिकली चाइना ने ऐसा किया तो हमें ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. अनलाइक यूक्रेन, ताइवान इज द फर्स्ट वर्ल्ड इकॉनमी. इन December 2021, यूक्रेन्स पर कैपिटा इनकम वॉज अ लिटिल लेस देन $5,000. ताइवान्स वॉज ओवर $35,000. तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर ताइवान और चाइना में वॉर होता है तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा. फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि यूएसए ने ये डिसाइड किया था कि जो चाइना है इसको चिप्स एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा और इसकी वजह से जो चाइना का इंडस्ट्रियल एडवांस है ये थोड़ा डिले हो सकता है. दिस वॉज क्लियरली द रैशनल अंडरलाइंग बाइडेंस चिप बैन ऑन चाइना 2 months बैक, सपोर्टेड बाई बोथ पॉलिटिकल पार्टीज. द बैन कवर्स नॉट ओनली द सेल ऑफ कटिंग एज चिप्स बट ऑल्सो द एडवांस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू मेक देम, एज वेल एज द पासिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज बाई एनी यूएस सिटीजन और रेसिडेंट. तो यहाँ पर चिप्स टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर है, उसके इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है चिप्स, और इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना का इंडस्ट्रियल एडवांस है ये थोड़ा डिले हो जाएगा. एज इंडिया डिबेट्स द लेटेस्ट बॉर्डर क्लैशेस, तो यहाँ पर चाइना के साथ लद्दाख क्लैश हो गया, फिर यहाँ पर चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में ट्रांसग्रेशन किया. तो चाइना यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहा है सिक्योरिटी को ओवर इकोनॉमिक्स. तो इसका मतलब ये है कि चाइना यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहता है. एज इंडिया डिबेट द लेटेस्ट बॉर्डर क्लैशेस विद चाइना, दिल्ली शुड कीप इन माइंड दैट चाइना हैज़ मूव टू अ सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक्स मोड, मेकिंग अ चाइनीज कॉम्प्रोमाइज लेस लाइकली. तो कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था बेसिकली कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन है तो इसमें वॉर के चांसेस बेसिकली नेग्लिजिबल होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वॉर हुई है. तो इसका मतलब ये है कि कंट्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर. तो सारी कंट्रीज़ को पता है कि हम यहाँ पर दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग वॉर करने से पहले सोच नहीं रहे हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर अ टेल फ्रॉम पंजाब. तो यहाँ पर वीर बाल दिवस की बात की गई है. वीर बाल दिवस को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके लिए एक स्टोरी बताई गई है. वजीर खान, द मुगल गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेड territories between the rivers Yamuna and Satluj in December 1704 during the reign of Aurangzeb in Delhi. The 10th Guru of the Sikhs and his entourage of a few hundred were attacked as he made his way out of the hill fastness that is today known as Anandpur Sahib. और इनके जो यहाँ पर 2 यंगर वंस होते हैं इनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाता है. द यंगर वंस along with their 81-year-old grandmother माता गुजरी sought refuge with a servant. लेकिन ये जो सर्वेंट होता है ये इनको बीट्रे कर देता है टू द मुगल्स. फॉर 3 weeks इनको यहाँ पर रखा जाता है और फिर इनको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन ये इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर देते हैं. द बॉयज़ रिफ्यूज्ड. वजीर खान ऑर्डर्ड दैट दे बी ब्रिग्ड इन अलाइव. दैट डे इज एश्ड into the memories of Punjab. It was what is now known as the 27th of December 1704. तो ये बताया गया है. नेक्स्ट है द गेटेड वॉलेंस. तो यहाँ पर गेटेड कम्युनिटीज़ की बात की गई. गेटेड कम्युनिटीज़ बेसिकली जो यहाँ पर वेल टू डू हाउस होल्ड्स होते हैं, जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेसिकली यहाँ पर सेम होती है, बहुत अच्छी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है. तो गेटेड वॉलेंस का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यहाँ पर गेटेड कम्युनिटी की एक महिला अपनी मेट के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी, और ऐसे हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं. फॉर एग्जांपल एक जो वुमेन थी उसने गार्ड को एक थप्पड़ मार दिया. तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, इनको फ्रेटर्निटी पता है, इनको ये पता है कि हर इंसान को डिग्निटी के साथ रहने का हक है. लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर वॉलेंस क्यों कर रहे हैं? और ये तो कुछ ऐसे वॉलेंस हैं जो कि कैप्चर हो जा रहे हैं सीसीटीवी में, या तो कोई यहाँ पर वीडियो बना ले रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो कि कैप्चर नहीं हो रहे होंगे. और ये जो लोग हैं, जैसे कोई मेट है, ये पुलिस के पास भी जाने से डरती होगी कि हो सकता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसके पास इतनी माइट है, उसके पास पैसा है, तो वो तो यहाँ पर यूज़ कर सकता है. The CCTV footage, a gated community in Noida that shows a resident assaulting a domestic worker is shocking. A common thread runs through these cases. The casual cruelty of the privileged stands exposed because of a video. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर वीडियो नहीं बनती होगी और किसी को पता भी नहीं चलता होगा. The roots of the impunity fed by inequalities of class and caste, region and religion, gender and access to justice that allows one human being to strip another of her dignity in the workplace remains unaddressed. तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है. पहली प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की. तो यहाँ पर मेट को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस उसकी बात सुनेगी. द पुलिस मस्ट एश्योर सिटीजन्स दैट देयर इज अंडरस्टैंडिंग एंड नो थ्रेट ऑफ फर्दर वॉयलेंस और इंटिमिडेशन व्हेन दे आर अप्रोच्ड, गिवन द डिफरेंस इन पावर एंड स्टेटस बिटवीन दोज हु लिव एंड दोज हु वर्क इन गेटेड कम्युनिटीज़. और हो सकता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है ये अपने माइट को यूज़ करे क्रश करने के लिए दूसरे को. द सेकेंड इशू इज़ मोर परवेसिव. तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फ्रेटर्निटी की.
Fraternity is a foundational idea of the Indian constitution, and the violence that upheld it as something that needed to change for India to march into modernity. But as can be seen in video after video, education, wealth and urban life, तो अगर किसी इंसान के पास ये सब भी है, उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास यहाँ पर अकल होगी कि दूसरे पर्सन को डिग्निटी के साथ कैसे ट्रीट करना है. The everyday acts of violence in lifts, parking lots and corridors of gated enclaves indicate a moral and civic blindness. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर बात की गई मैरिटल रेप की. तो ऑथर ने ये क्वेश्चन किया है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर भी दिया जाए तो क्या मैरिटल रेप होना बंद हो जाएगा. डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एक्ट है तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है. रेप को लेकर एक्ट है तो क्या रेप नहीं होता है. तो ये सब कुछ तो अभी भी हो रहा है. तो क्या मैरिटल रेप को अगर क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो क्या मैरिटल रेप नहीं होगा. मैरिटल रेप होगा. लेकिन बेसिकली सोशल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही यहाँ पर लॉ है. भले ही ये इम्परफेक्ट सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन ये है तो यही सोल्यूशन तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. The story goes something like this. Of 185 countries in the world, 77 have laws जो कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं. Another 74 have legal provisions that allow for cases to be filed against spouses. The third lot जिन्होंने स्पेशली एग्जेम्पशन दे रखी है और मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज कर रखा है, और इसमें से एक है इंडिया. तो जो बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 का ऑफ द IPC, तो ये स्टेट करता है दैट सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ, एंड अगर यहाँ पर वाइफ की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा. एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 of the IPC states that sexual intercourse by a man with his wife, and if the wife not being under 15 years of age is not rape. तो स्पेशली यहाँ पर मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज किया गया है. Over this year there has been a rising chorus of voices asking for this exemption to be struck down. तो ये यहाँ पर जो एक्सेप्शन 2 है इसको यहाँ पर स्ट्रक डाउन करने की ज़रूरत है. यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था. ये वर्डिक्ट यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट था. एक जज का बेसिकली ये कहना था कि ये वुमेन्स राइट टू कंसेंट को वॉलेट करता है, इसीलिए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है. दूसरे जज का ये कहना था कि मैरिज का मतलब ही कंसेंट होता है, सेइंग मैरिज नेसेसरली इम्प्लाइड कंसेंट. और यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या कहना है, तो 5 साल पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा और ये इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है. जो सोशल फैब्रिक है ये इसको अफेक्ट कर सकता है और इसके लिए वाइडर कंसल्टेशंस की ज़रूरत है. तो ये यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था. In September, a Supreme Court ruling on women's right to safe abortions regardless of marital status held that for the purposes of the Medical Termination of Pregnancy Act, जो रेप की डेफिनेशन है इसमें मैरिटल रेप को भी इंक्लूड किया जाएगा. ग्रास रूट एक्टिविस्ट आर कंसर्न्ड कि विमेन ये तो चाहती है वॉयलेंस यहाँ पर रुके, लेकिन विमेन ये नहीं चाहती है कि जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उनको यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया जाए. तो ये यहाँ पर एक डिलेमा है. फिर यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि डोमेस्टिक वॉयलेंस को लेकर एक्ट है, लेकिन क्या डोमेस्टिक वॉयलेंस यहाँ पर रुक गया, तो नहीं रुका. डोमेस्टिक वॉयलेंस तो आज भी होता है. फिर यहाँ पर रेप को लेकर बात की गई कि रेप के लिए तो डेथ पेनल्टीज भी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है. येट द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ चेंज्ड. तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर लॉ लाने के बाद भी मैरिटल रेप हों, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ है जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर रखा है. तो क्या वहाँ पर मैरिटल रेप नहीं होता, तो वहाँ पर तो मैरिटल रेप अभी भी होता है, लेकिन लॉ ही एक सोल्यूशन है. Laws are an imperfect solution to social problems, but to clearly, loudly and unambiguously say something is not okay signifies something beyond itself. तो लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है, भले ही वो लाइंस यहाँ पर रेप पर ही क्यों ना हो. अब हम चलते हैं आगे. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, माई डियर डॉटर, और ये जो है लेसन्स फ्रॉम अ विक्ट्री फोरटोल्ड. तो बीजेपी की गुजरात में विक्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए. 1.5 डिग्री वार्मर वर्ल्ड लूम्स बट इट्स नॉट द एंड. तो यहाँ पर बात की गई है शर्म एल शेख इजिप्ट की. तो यहाँ पर COP27 हुई थी और एक फ़ंड को बनाने की बात की गई थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पर रिकवर कर सकें फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स. तो एक ही मेजर आउटकम हमें देखने को मिला COP27 का, तो वो ये था कि एक फ़ंड बनाने की बात की गई थी. बाकी अगर हम COP27 देखें तो यहाँ पर अंडर अचीवर ही थी और सारी COP से पहले सब ने ही यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस ही दी है. बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हैज़ अंडर परफॉर्म्ड. COPs स्पेशली द वंस इन द पास्ट 15 years हैव बीन मेजर अंडर अचीवर्स. पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई, तो पेरिस एग्रीमेंट भी अगर हम देखें तो उसकी वजह से हमें सब ऑप्टिमल आउटकम ही देखने को मिला है. द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मर वर्ल्ड. तो कंट्रीज जिस अकॉर्डिंग एक्ट करें तो 1.5 डिग्री ये लिमिट तो ब्रीच हो ही जाएगी. द रिजल्ट हैज़ बीन दैट द वर्ल्ड इज नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन टू मिस द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट. द शर्म एल शेख आउटकम एक्नॉलेजेस दैट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को यहाँ पर रिड्यूस करने की ज़रूरत है बाई एटलीस्ट 43% फ्रॉम 2019 लेवल्स बाई द ईयर 2013.
and if hopes of keeping the temperature within 1.5 degree Celsius from pre-industrial times are to remain alive, the problem is that कि ये रिडक्शन भी आपने स्टार्ट भी नहीं किया है. इनफैक्ट ग्रीन हाउस एमिशंस ये तो इंक्रीज हो रहे हैं. लेटेस्ट एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट द एमिशंस फॉर 2021 स्टिल टू बी कैलकुलेटेड, और ये 2019 से ज़्यादा ही होंगे, वुड बी हायर देन 2019. इन द मीन वाइल जो वर्ल्ड है ये ऑलरेडी वार्म हो चुका है बाई मोर देन 1.1 डिग्री सेल्सियस. अकॉर्डिंग टू द WMO, द ईयर 2022 इज लाइकली टू एंड अप बीइंग अबाउट 1.15 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है ये तो यहाँ पर ब्रीच हो जाएगी, और हो सकता है कि 2 डिग्री सेल्सियस की लिमिट भी ब्रीच हो जाए. The reports of the IPCC have also suggested that the question was not whether the 1.5 degree Celsius mark would be breached, it almost certainly will. तो ये यहाँ पर जो मार्क है ये तो ब्रीच हो जाएगा, but whether the world would take adequate action to pull itself back from there after a few years. Not all is lost. तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो भी जाएगा तो क्या होगा. अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लाइमेट इवेंट्स ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ज़्यादा लोग मर नहीं रहे हैं. Contrary to the catastrophic imagery that it often evokes, the 1.5 degree Celsius warmer world would not be dramatically different from what we have today. यहाँ पर हो सकता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं हो रही है. क्लाइमेट डिजास्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 5-fold फ्रॉम द 1970-79 decade to the 2010-2019 period. However, the number of human lives lost declined by almost 70%. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा रेजिलेंट बनते जा रहे हैं. तो ज़रूरत ये है कि हम एडाप्टेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो कम हो नहीं रहे हैं. तो एडाप्टेशन के ऊपर ही अगर हम फोकस करेंगे तो हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज इवेंट्स हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ज़्यादा लोगों की जान ना जाए. दिस वुड सीम लाइक अ होपलेस सिचुएशन ऑलरेडी, बट इट इज़ नॉट, एटलीस्ट नॉट येट. साइंस ऑन द क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स इज स्टिल इवॉल्विंग. और यहाँ पर जो लोगों की रेजिलियंस है, आप उसको साइंटिफिक लिटरेचर में कभी भी मेजर नहीं कर सकते. तो लोगों की रेजिलियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. This trend is visible in India as well. Deaths from heat waves and cyclones, for example, have reduced by about 90% in the past decade because of effective early warning systems and timely response. तो early warning systems में invest करने की ज़रूरत है. Timely response यहाँ पर होना चाहिए. Forecast of cloudburst events, landslides or avalanches may not be reliable, but their impacts can still be minimized by taking remedial measures in high-risk zones. Early warning coverage for all, तो यहाँ पर बात की गई, recent initiative में भी यहाँ पर बात की गई कि early warning systems को यहाँ पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ्स को कम किया जा सकता है. सिमिलर वर्क हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमें एडाप्टेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. एडाप्टेशन में यहाँ पर फंड्स होने चाहिए. एडाप्टेशन एफर्ट्स लाइक दीज हैव हार्डली रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो पता है कि अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन में फंड देंगे तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, लेकिन एडाप्टेशन के लिए अगर फंड्स देंगे तो इसका बेनिफिट तो लोकल होगा. इसीलिए ये लोग यहाँ पर एडाप्टेशन के लिए फंड्स नहीं देना चाहते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज देमसेल्व्स हैव अ फार ग्रेटर कैपेबिलिटी टू कोप विद द चेंजेस, सो मोस्ट ऑफ द एडाप्टेशन एक्शंस वुड हैव टू हैपन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. एंड अनलाइक इन द केस ऑफ एमिशन रिडक्शंस, इसके बेनिफिट होते हैं ग्लोबल, लेकिन जो यहाँ पर एडाप्टेशन के बेनिफिट होते हैं ये होते हैं लोकल. डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग दैट एडाप्टेशन गेट्स एटलीस्ट हाफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्लोइंग इनटू द क्लाइमेट एक्शन, बट लेस देन 20% हैज़ बीन कमिंग इन. तो ऑथर बेसिकली ये नहीं कह रहे कि आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के ऊपर फोकस ही मत करो, उसके ऊपर भी आप फोकस करो, लेकिन एडाप्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है हाउ आर डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स रिजॉल्व. तो सबसे पहले यहाँ पर बेलगावी की बात की गई. बेलगावी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का. इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी, कमीशन का नाम है महाजन कमीशन. तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है. द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज इंटेंसिफाइंग. व्हाट इज द डिस्प्यूट. द डिस्प्यूट ओवर बेलगावी, कारवार एंड निपानी इन नॉर्थ कर्नाटका इज लॉन्ग स्टैंडिंग when state boundaries were redrawn on linguistic lines as per the States Reorganization Act of 1956. बेलगावी यहाँ पर पार्ट बन जाता है अर्स्टवाइल मैसूर स्टेट का. महाराष्ट्र क्लेम्स की यहाँ पर जो पार्ट है बेलगावी का, जहाँ पर मराठी डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो ये महाराष्ट्र का पार्ट रहना चाहिए. इन अक्टूबर 1956 सेंटर एक कमीशन बनाता है महाजन कमीशन टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला. द कमीशन रेकमेंडेड दैट बेलगाव एंड 247 विलेजेस रिमेन विद कर्नाटका, लेकिन महाराष्ट्र इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करता है और महाराष्ट्र चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में.
हाउ इज द इशू बीइंग रिजॉल्व, तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। अटेम्प्ट्स आर ऑफन मेड टू रिजॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स विद कोऑपरेशन ऑफ बोथ द साइड्स, और यहाँ पर सेंटर एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह काम करती है। इफ इशूज आर रिजॉल्व एमिकेबली, पार्लियामेंट यहाँ पर लॉ ला सकती है टू ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज। लेकिन अगर ऐसे भी रिजॉल्व ना हो तो क्या और कोई मेथड्स हैं, तो यहाँ पर बात की गई आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। Article 131 of the Constitution reads, subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute. अगर ये dispute है between the Government of India and one or more states, between the Government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other, तो ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। Between two or more states, if and in so far as the dispute involves any question whether of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends, provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, and or other similar instrument which having been entered into or executed before the commencement of this constitution। interstate council की बात की गई है तो आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट को टू सेट अप एन इंटरस्टेट काउंसिल फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। रशिया हैमर्स न्यूली लिबरेटेड खेरसन ईस्टर्न यूक्रेन फ्रंट लाइन, तो यहाँ पर यूक्रेन ने अपना पीस फॉर्मूला बताया है। तो पीस फॉर्मूला में इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स बताए, लेकिन रशिया ने ये कहा है कि जो भी यहाँ पर एनेक्सेशन रीजन किया गया है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। टेलकॉज शुड बी कॉम्पनसेट फॉर ऑल देयर एक्सपेंडिचर टू बिल्ड द नेटवर्क्स इन इंडिया। When the Department of Telecommunication ने प्रपोज किया टू रेगुलेट सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप एंड गूगल मीट बाय रिक्वायरिंग देम कि इनको भी यहाँ पर लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडर द ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, तो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि बेसिकली यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप गूगल मीट, तो इनको भी यहाँ पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इनको भी यहाँ पर लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़े। तो ये तो है ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल में। इनका ये भी कहना है बेसिकली कि यहाँ पर ये टेलीकॉम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो इनको पे करना चाहिए टेलीकॉम्स को। We have also written to the government that since OTTs use the telcos networks to propagate their businesses, they should pay for it. We have made analogies with the road transport network, तो analogies तो important नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर टेलकॉस का नेटवर्क है इसको यूज़ किया जाता है तो OTTs को इनको यहाँ पर पे करने की ज़रूरत है। पेमेंट शुड बी मेड बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ जो कि यूटिलाइज की जा रही है बाय अ सर्विस। इफ़ यू यूज़ मोर यू पे मोर, बट वी हैव ऑल्सो नॉट लॉस्ट साइट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्मॉलर OTTs हो उनके लिए पे करना मुश्किल हो जाए। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने ये डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हो सकता है, तो इंडिया को ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें 2023 में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिसेशन आ सकता है, लेकिन ग्रोथ हमारी सफ़र कर सकती है। इसीलिए हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और उसके लिए रेपो रेट को डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। फिर ये समरकंड के बारे में डिस्कस किया, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में डिस्कस किया। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या है, तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला ये है कि अगर आपको OBC कोटा देना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कमीशन बनानी पड़ेगी जो कि यहाँ पर इंपीरिकल इंक्वायरी करेगी इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द बैकवर्डनेस, और उसके बाद स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्वेशन, और ये जो रिजर्वेशन है 50% को एक्सीड ना करता हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया लोकायुक्त के बारे में।
तो लोकायुक्त आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, नहीं तो आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर सकते हो लोकपाल वाला चैप्टर। वेयर चाइना इज़ हेडेड, तो यहाँ पर ये बताया गया हाइपर ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है, तो ऐसे में वॉर के चांसेस नेग्लिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन वॉर यहाँ पर हो रहा है और हो सकता है कि चाइना भी यहाँ पर ताइवान के साथ वॉर कर दे। और यहाँ पर इंडिया के साथ क्या चाइना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगा, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो चाइना यहाँ पर फोकस कर रहा है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, ना कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर, और ज़्यादातर कंट्रीज ऐसा ही कर रहे हैं। द गेटेड वॉयलेंस, तो यहाँ पर जो गेटेड कम्युनिटीज़ के द्वारा वॉयलेंस किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट अ टेल फ्रॉम पंजाब, तो यहाँ पर हमने वीर बाल दिवस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने मैरिटल रेप के बारे में डिस्कस किया। तो एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द IPC ये कहता है दैट सेक्सुअल इंटरकॉर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एंड इफ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, तो इसको यहाँ पर रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच भी जाए टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आ जाएगा। हो सकता है कि हमें ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर साइक्लोन्स इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, तो ये सब करके हम अडेप्टेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं और पिछले कुछ सालों में भी यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन अगर हम डेथ देखें तो डेथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पर अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि ऑथर ये नहीं कह रहे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की कोशिश करो, उसको भी कम करने की कोशिश करो, लेकिन एडेप्टेशन के ऊपर भी फोकस करो। नेक्स्ट है हाउ आर डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स रिजॉल्व, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में डिस्कस किया, और हमने बेलगावी डिस्कस किया। तो बेलगावी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच का, और इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था महाजन कमीशन। और रशिया का ये कहना है जो यहाँ पर एनेक्स्ड रीजन्स है उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये रशिया का पार्ट है। Telcos should be compensated for all their expenditure to build the networks in India, तो इनका बेसिकली ये कहना है कि OTTs जो कि यहाँ पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, तो OTTs को पे करने की ज़रूरत है, टेलीकॉम्स को अब इनको पे करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्मॉलर OTTs हों, तो वो कैसे पे कर पाएंगे, तो उनका ये कहना है इनको पता है कि सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, तो ये उसको कंसिडर करके ही बता रहे हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।